देवर की मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि जब वह काम करते तो मेरी देवरानी की चीखें निकल जाती। मेरी देवरानी देवर से हाथ जोड़कर छोड़ने की माफ़िया मांगती थी। एक मेरा शौहर था जो जल्दी थक जाता था। मैं अपना देवर जैसा मर्द चाहती थी जो मेरी चीखें निकाल दे। एक रात में देवर के कमरे में गई। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और क्या नहीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी और साथ ही मेरा खून खौल रहा था। रात के 12 बजने वाले थे लेकिन मेरा शौहर अभी तक घर नहीं लौटा था। मैं यहाँ से वहाँ टहल रही थी और अपनी देवरानी के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो और मेरा देवर अंदर कमरे में थे और उनकी आवाज़ें आ रही थी। मेरे देवर की हंसनों की आवाज़ों के साथ मेरी देवरानी कह रही थी कि खुदा के लिए आज की रात तो बख्श दें। और मेरा देवर हंसते हुए कह रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, दिल ही नहीं चाहता तुम्हें बख्शने का। और फिर मैंने शादी तुम्हें बख्शने के लिए थोड़ी की थी। उसके बाद उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई थी और मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई थी। कुछ देर गुजरी तो मैंने साइड टेबल पर रखा सामान उठाकर दीवार पर दे मारा। एक असलम था जिसे ना मेरा ख्याल था और ना ही इस बात की परवाह थी कि हम दोनों शादीशुदा थे। दूसरी तरफ अजमल था जो बीवी के इश्क में गोते गोते डूबा हुआ दिखाई देता था। असलम अभी तक अपनी दुकान से वापस ना लौटा था जबकि अजमल वक्त से पहले ही दुकान बंद करके वापस आ जाता था। उसका कहना था कि वह सोनिया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। कभी कभी तो सोनिया के अंदाज में चिड़चिड़ापन नज़र आता। वह अजमल के जल्दी वापस आने पर गुस्सा हो जाती और अजमल उसे बाहों में भरकर ज़बरदस्ती कमरे में ले जाता और मैं ये सब देखकर बस अपना खून ही जलाती क्योंकि असलम को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वह अपने भाई की तरह मेरी मोहब्बत में सर से पांव तक डूबे हुए थे। घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और असलम अभी तक नहीं लौटे थे। तंग आकर मैंने फ़ोन मिलाया तो कई दफ़ा बैल जाने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। राबिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मैं इस वक्त दुकान पर हूँ, कस्टमर्स को डील कर रहा हूँ। तुम बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान क्यों करती हो? हमेशा की तरह उन्होंने मेरे फ़ोन से चिढ़कर मुझे झिड़का था। असलम, आप घर कब लौटेंगे? मैं कब तक आपका इंतज़ार करूँगी? मैं बस रो देने को थी। गुस्सा जब हद से पार हो जाए तो आंखों में आंसू की सूरत ही उतरता है। मेरे साथ अभी भी यही हो रहा था। अब मेरा गुस्सा आंसुओं में ढलने लगा था। तुम क्या चाहती हो? मेरा कारोबार ख़त्म हो जाए, मैं दुकान बंद करके तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं और उसके बाद आगे क्या होगा? मेरी बात सुनो राबिया, अब मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब मत करो। मैं इस वक्त कस्टमर से डील कर रहा हूँ, तुमसे तो घर आकर डील करता हूँ। यह कहकर मेरे शौहर ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझसे गुस्से में इस तरह बात की थी। फ़ोन बंद करके एक तरफ रखते ही मैं सोच रही थी कि ना जाने अब वापसी पर उनका मिजाज कैसा होगा। आज पहली बार मैंने उनको इस कदर तल्ख महसूस किया था, मगर मैं भी क्या करती। अपनी आंखों के सामने अजमल और सोनिया को देख देख कर मेरा दम घुटता था। उन दोनों की मोहब्बत और ख़ासकर अजमल के वल्हानापन ने तो मेरे अंदर एक अजीब सी तजगी भर दी थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा शौहर ऐसी ही मोहब्बत मुझसे भी करे जैसी अजमल सोनिया से करता है। मैं बैठ के कोने पर सिमट कर बैठ गई थी। कमरे की खामोशी अब कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कन से हम आहंग हो चुकी थी। हर गुजरता लम्हा मेरे सब्र को नोच रहा था। बाहर से कभी किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ आती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। न जाने कितनी देर बाद दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मैं चौंक कर सीधी हो बैठी। असलम अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर थकन के साथ बेजारी भी साफ झलक रही थी। न सलाम, न नज़र उठाकर देखना, बस जूते उतारे और खामोशी से अंदर बढ़ गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, ना गुस्सा किया था और ना ही नज़र भर कर मुझे देखा था। मैंने ही हिम्मत की और ख़ुद को संभाल कर कहा, आपसे बात करनी है। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। असलम ने बस एक नज़र मुझ पर डाली थी और आहिस्तगी से जवाब दिया था कि अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर उन्होंने बात ख़त्म करनी चाहिए, मगर मेरे अंदर जो तूफ़ान कब से दबा था वे अब बांधने के काबिल नहीं रहा था। मैंने पहली बार हिम्मत करके कहा, थकन सिर्फ आपको होती है? मेरा इंतज़ार, मेरी तन्हाई, मेरी घुटन, सुबह से लेकर रात तक मैं आपका इंतज़ार करती हूँ और आधी रात को जब आप घर लौटते हैं तो दो बोल मोहब्बत का अदा नहीं कर पाते। आखिर कब तक मैं आपके इंतज़ार और आपकी मोहब्बत में तड़पती रहूँगी? पहली बार मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात पूरे तरीके से उनके आगे रखी थी और अब सब्र और बर्दाश्त मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। मुझे लगा था कि वे मेरी
मेरी बात को समझेंगे और मोहब्बत से मुझे गले लगाएंगे, मगर अगले ही पल उनकी पेशानी पर शिकने गहरी हो गई। ये सब फजूल बातें हैं, तुम बिना वजह बातों को बढ़ा रही हो। मैं थका हुआ आया हूँ, बजाय इसके कि मुझसे खाना या पानी पूछो तुम चाहती हो कि मैं सीधे तुम्हारी मोहब्बत के गुणगान गाने लगूँ। ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है, तुम इन बातों का अंदाज़ा ही नहीं। कंपटीशन का दौर है, कारोबार ठंडा चल रहा है, इक्का दुक्का कस्टमर आते हैं जिनके लिए दुकान देर तक भी खोल कर बैठनी पड़ती है। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं हर वक्त बस आई लव यू कहता रहूं। उनके लहजे की सर्दी ने मुझे अंदर तक जमा दिया। मैंने नज़रें झुका ली मगर आंसू जब्त ना हो सके। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर हिम्मत जमा की थी। मैं जानती हूँ कि बाहर हालात मुश्किल है, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी देखें। अजमल की दुकान भी तो आपके साथ ही है ना, लेकिन देखो वो भी तो वक्त पर घर आता है, और किस तरह, सोनिया के साथ। यह कहकर मैं खामोश हो गई। इसके आगे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, और मेरी इतनी ही बात पर असलम के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या चाहती हो तुम? अजमल की तरह मैं भी जोरू का गुलाम बन जाऊं, दुकान बंद करके तुम्हारे घुटनों में बैठ जाऊं? वो तो सोनिया के इश्क में पागल हो चुका है, लेकिन मुझे अभी ऐसा कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़े कि जिसके लिए मैं अपने कारोबार को दांव पर लगा दूं। पता नहीं है किस तरह काम करता है। मेरे शौहर का गुस्सा मुझसे हटकर अब अजमल की तरफ हो गया था और मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सोनिया के खर्चे मुझसे ज़्यादा हैं, उन दोनों की अय्याशियाँ हमसे कहीं ज़्यादा हैं। अजमल ना सिर्फ दुकान जल्दी बंद करके आता है, बल्कि सोनिया को बाहर लेकर जाता है, शॉपिंग कराता है, घुमाता फिराता है, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता है। वह भी तो आपके जैसा ही काम करता है। फिर वह वक्त कैसे निकालता है, वह कैसे खर्चे करता है। मैं जब भी आपसे कहती हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप हमेशा कारोबार की तंगी का रोना डालते हैं। वक्त पर घर नहीं आते, रात को देर से लौटते हैं तो मिजाज ख़राब होता है। बात करो तो मुझे ही काटने को आते हैं। आखिर आप में और अजमल में इतना फ़र्क क्यों है? अगर वह दुकान जल्दी बंद कर रहा है तो फिर वो कैसे इतना ज़्यादा कमा लेता है? मुझे तो लगता है कि आप मुझे वक्त देना ही नहीं चाहते। कहीं आपका दिल किसी और में तो नहीं लग गया? आखिर में मेरे दिल का खदशा ज़ुबान पर आया था और असलम ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास ज़मीन पर दे मारा था और बिना कुछ कहे गुस्से में ही कमरे से निकल गए थे। उनकी खामोशी ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और कहीं ना कहीं मुझे अपनी खदशे और शक सही लग रहे थे। बाकी की रात मैंने रोते हुए गुजारी थी क्योंकि असलम कमरे में ही नहीं आए थे। अगली सुबह जब मैं अपने आप को संभाल कर बालों का जूड़ा लपेटते कमरे से बाहर निकली तो सोनिया ने गौर से मुझे देखा, फिर पूछने लगी, रुबीना भाभी सब ठीक तो है? आपकी तबीयत ख़राब है क्या? रात को आपके कमरे से शोर और हंगामे की आवाज़ें भी आ रही थी। इससे पहले कि मैं सोनिया को कोई जवाब देती पीछे से अजमल चला आया था। हाँ भाभी, भाई की भी बहुत तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? आधी रात को आप दोनों के दरमियान आना हमने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आप चाहें तो बता सकती हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं? अजमल फ़िक्रमंदी से पूछ रहा था और मैंने नज़रें चुरा ली थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया था और कुछ कारोबार को लेकर परेशान है तो बस इसलिए गुस्से में थे, और तो कोई बात नहीं। मैं उन दोनों के आगे अपनी टूटी बिखरी ज़िंदगी का रोना नहीं डाल सकती थी, ख़ासकर सोनिया के आगे। मैं अपनी देवरानी के आगे खुद छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी बात पर सोनिया ने सर हिला दिया था जबकि अजमल ने अपना सर पकड़ लिया था। भाई की भी अजीब ही सोच है। उन्हें लगता है आधी रात तक दुकान खोल कर बैठने से खूब कारोबार चमक उठेगा। जो ग्राहक दिन में नहीं आ रहे वो रात को क्या आएंगे? मैं तो वक्त पर दुकान बंद कर देता हूँ, घर और बीवी को भी तो टाइम देना चाहिए। ये कहते उसने सोनिया को कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार बनाया था और उसके कंधे पर अपना सर टिकाते उसके गाल से अपने गाल टकरा दिया था, जबकि सोनिया एकदम ही घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। अजमल, हटे ना, क्या कर रहे हैं आप? भाभी खड़ी हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी से सुर्खी छाई थी, जबकि मैं बस बेदिली से उन दोनों को देख रही थी। यही मोहब्बत तो मैं चाहती थी, यही वहलानापन, यही इश्क जो अजमल की आंखों में सोनिया के लिए था, जो अजमल के हर अंदाज से नज़र आता था। यही सब कुछ मुझे असलम से चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इसी बात से मुझे अब नफ़रत होने लगी थी। अजमल ने सोनिया को छोड़ने के बजाय उसे खींचकर कमरे की तरफ घसीटा
था और अपने साथ कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर मेरे दिल में अजीब सा शोर पैदा हुआ था। इतने में मेरी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते असलम पर पड़ी थी, जिन्होंने शायद सारी रात छत पर गुजारी थी। उनकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी, एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में मोबाइल फ़ोन। एक नज़र मुझ पर डालते हुए कमरे में जाकर बंद हो गए थे और मैं रोते हुए बावर्ची खाने का रुख कर चुकी थी। सुबह के नाश्ते के बाद मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था, क्योंकि सोनिया बहुत कम ही किचन के काम करती थी। वे किचन में आ भी जाती तो अजमल उसे काम करने ही ना देता। जब तक अजमल घर होता था सोनिया किचन में कदम नहीं रखती थी और यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। फिर 4 लोगों का काम ही कितना होता है, इसलिए मैं खुद ही चुपचाप सारा काम कर लेती। अब भी अजमल और सोनिया अपने कमरे में बंद थे और असलम ने खुद को हमारे कमरे में बंद कर लिया था। मैंने नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी चढ़ाया और सफाई शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद जब सोनिया कमरे से निकली तो उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास पर शिकन थी और आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली, कहने लगी, भाभी छोड़ दे, सफाई मैं कर लूँगी, अच्छा नहीं लगता। जब तक अजमल नहीं जाते सारा काम आपके ऊपर आ जाता है। अभी मैंने उस पर गुस्सा किया है और कहा है कि जाकर दुकान खोलो, रात को भी इतनी जल्दी दुकान बंद करके आ जाते हैं। अब भी कह रहे हैं शाम को जल्दी आऊँगा, शॉपिंग पर चलेंगे। मैंने मना भी किया है लेकिन सुनते ही नहीं। वे बेचारी अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और परेशान भी नज़र आ रही थी और मैं ताज्जुब भरी नज़रों से उसे देख रही थी। क्या किस्मत पाई थी उसने, और एक मेरी किस्मत थी जो मुझे असलम जैसा पत्थर दिल मर्द मिला था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, सोनिया तुम तो कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर तुम्हें रोज़ घुमाने ले जाता है, शॉपिंग पर ले जाता है, तुम्हारे खर्चों पर वह दिलो जान से पैसे खर्च करता है। ऐसा शौहर किस्मत से ही मिलता है। मेरी बात पर सोनिया ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। फिर वह आहिस्तगी से कहने लगी, भाभी रोज़ रोज़ ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है मैं नॉर्मल लाइफ गुजारूं, घर के काम काज करूं, घर में वक्त दूं, दूसरी चीज़ों को तवज्जो दूं, लेकिन मेरा सारा वक्त सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अजमल की तरफ ही रह जाती है, क्योंकि वह मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। कितना अरसा हो गया है मैं अपने मायके नहीं गई। मुझे अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है, लेकिन अजमल मुझे जाने ही नहीं दे रहे। उसके अलग ही शिकवे थे और मेरी अलग शिकायतें। उसे अपने मायके की याद सता रही थी और मैं बस असलम की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने हंसकर कहा, सोनिया जब शौहर इतना मोहब्बत करने वाला है तो तुम क्यों मायके के पीछे भाग रही हो, जाकर अजमल के साथ घड़ी घड़ी मिल आना। वह कहने लगी, 2 दिन पहले गई तो थी लेकिन बस आधे घंटे के लिए, उसमें भी अजमल हर वक्त मेरे बराबर बैठे रहे थे। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा कि मैं अपनी अम्मा से अपने दिल की कोई बात कर सकूं या अपनी बहनों से हाल चाल पूछ सकूं। अब हर बात अजमल के सामने नहीं की जा सकती ना। आहाँ भरते सफाई करते हुए वह आगे बढ़ गई थी और मैं उसकी पुशत पर लहराते गीले बालों को देख रही थी जिसमें अभी भी पानी टपक रहा था और मुझे मज़ीद मेरी बेबसी और तन्हाई का एहसास दिला रहा था। मैं तड़पते दिल के साथ कमरे में पहुंची तो मेरा शौहर तैयार हो रहा था। आंखों में अब भी सुर्खी थी, शायद वे सारी रात जागता रहा था। बेख्तियार मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया था कि मैंने क्यों रात को झगड़ा किया। अगर मैं मोहब्बत से उन्हें अपने करीब करती तो शायद मेरी तन्हाई भी दूर हो जाती। मैं फ़ौरन ही असलम के करीब गई तो उनका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी असलम, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, बस मुझे गुस्सा आ गया था, मैं शर्मिंदा सी हो रही थी। असलम ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन हर बार लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकता। मैं इस वक्त बाहर एक बहुत तवील जंग लड़ रहा हूँ, कारोबार बिल्कुल ठंडा चल रहा है, दुकान के मालिक ने किराया बढ़ाने की बात की है और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं अजमल की तरह पैसे लुटाऊँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अजमल क्या करता है क्या नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी अपनी दुकान, अपना कारोबार है, वो कब खोलता है कब बंद करता है, किस तरह कमाता है, ये सब उसके ज़ाती मसाइल हैं। वो सोनिया के साथ कैसे रहता है, कैसे पैसे खर्च कर रहा है, ये उन दोनों के ज़ाती मामलात हैं। जब तक तुम उन दोनों पर नज़र रखोगी कभी खुश नहीं रह सकोगी। मेरे शौहर ने दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे वह हकीकत समझानी चाहिए थी जो मैं समझकर भी समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैं अपने शौहर को नाराज़ करके घर से बाहर जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने प्यार से उनका हाथ पकड़े रखा। चलिए ना हम साथ में नाश्ता करते हैं। फिर मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो अजमल वहां पहले से ही बैठा सोनिया को अपने हाथ से नाश्ता करवा रहा था। यह देखकर मेरा दिल कुलस कर रह गया था। सोनिया ने हमें देखते ही थोड़ा सा आंखों से इशारा किया जैसे अजमल को मना करना चाहती हूँ, लेकिन अजमल ने फिर भी मोहब्बत से उसको मुँह में निवाला डाल दिया और फिर मुझसे कहने लगा, भाभी मैं शाम को
सोनिया को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। आप भी घर में बोर होती रहती हैं, साथ चले ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग आप भी कर लीजिएगा। वह बहुत अदब और एहतराम से मुझसे पूछ रहा था। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जिनकी आंखों में नापसंदीदी नज़र आई थी, और फिर खुद इनकार कर दिया। नहीं, मुझे तो शॉपिंग वगैरह पसंद ही नहीं है, मैं बहुत थक भी जाती हूँ, तुम लोग चले जाओ, मैं आराम करूँगी। मैंने अपने शौहर की नापसंदी की वजह से साफ इनकार किया था, वरना घर की चार दीवारों अब मुझे काट खाने को दौड़ रही थी और मैं खुद भी बाहर जाना चाहती थी। मैंने इनकार करने पर अजमल खामोश हो गया। फिर वह सोनिया से कहने लगा, तुम तैयार रहना, मैं बस बाहर से ही गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, फ़ौरन बाहर आ जाना। और उसके बाद वह उड़कर घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे ही असलम भी नाश्ता करके चले गए। सोनिया कहने लगी, भाभी आपका तो इतना दिल था, साथ चले ना शॉपिंग पर, मैं तो रोज़ रोज़ की शॉपिंग से थक चुकी हूँ। वह वाकई ही बेजार नज़र आ रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, असलम के पास जब वक्त होगा तब मैं उनके साथ चली जाऊँगी, मगर अभी तुम लोगों के साथ चले गए तो फिर बाद में वह मुझे लेकर नहीं जाएंगे। सोनिया जैसे मेरी बात समझ गई थी। हाँ, मैं सर हिलाते हुए वह अपने कमरे में चली गई। घर का काम तकरीबन निपट चुका था, मैं भी अपने कमरे में आकर बैठ गई थी, लेकिन दिल था कि मुस्तकिल बेचैन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मेरे शौहर और देवर का एक जैसा काम था तो फिर दोनों की टाइमिंग्स में इतना फ़र्क क्यों था। क्यों मेरे शौहर मुझ पर पैसा खर्चने को तैयार नहीं होते थे, और अजमल कैसे अपनी बीवी पर इतना पैसा लुटाता था। फिर दोनों के मिजाज में भी ज़मीन आसमान का इतना फ़र्क था। जबकि मैं सोनिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी, मगर असलम नज़र भर कर भी मुझे दूसरी बार नहीं देखते थे। हर वक्त काम के मामलों में उलझे रहते, बात करने बैठती तो 10 बार उनका मोबाइल फ़ोन बज जाता। दूसरी तरफ अजमल तो जैसे फ़ोन उठाता ही नहीं था, हर वक्त बीवी के पीछे पीछे घूमता था और उसकी इतनी तारीफ़ें करता था कि मैं खुद हैरान रह जाती। मायने में खुद को देख रही थी। मैं एक मुकम्मल और हसीन औरत थी। मेरी उम्र 30 साल के करीब होने को थी और इसलिए मेरा जिस्म भरा भरा सा हो गया था। उम्र के साथ साथ जिस्म भरने से मेरी खूबसूरती में 4 चाँद लग गए थे। मैं दुपट्टा एक तरफ रखते हुए खुद को आईने में गौर से देख रही थी कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो असलम मेरी तरफ खींचते ही नहीं है। फिर मैं कमरे से बाहर निकली तो सोनिया लाउंज में ही बैठी टीवी देख रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गई, मगर मेरी नज़र बार बार उसके वजूद पर जा रही थी। वह 20-23 साल की दुबली पतली सी लड़की थी। आंखों में रात जागने की वजह से लाली उतरी नज़र आती थी, आंखों के नीचे हल्के भी हो रहे थे और चेहरे पर थकावट भी थी। मुझे तो उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई थी कि अजमल उस पर पूरी तरह वरफ्ता भी हो जाता। उसने मेरी नज़रों का इंतकास महसूस किया तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी और कहा, सोनिया आंखों के नीचे कितने हल्के पड़ रहे हैं, थकी थकी सी रहती हो, जल्दी क्यों नहीं सो जाती हो। मेरी बात पर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। भाभी बस क्या करूं, मजबूरी है। रोज़ाना अजमल को कहती हूँ कि जल्दी सोने दो, मगर उन्हें कोई बात समझ कहाँ आती है। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। वह टीवी की तरफ तवज्जो दे रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तुम्हारा शौहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल करता है। मुझे देखो, असलम के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं असलम के इंतज़ार में जागती रहती हूँ और बस जागती ही रह जाती हूँ। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम अजमल के साथ जागती हो। ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा हंसी थी, जैसे अपने अंदर की कोई खलिश छुपा रही हूँ, जबकि वे बेख्तियार मुझे देखते हुए कहने लगी, भाभी असलम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बस कारोबार में उतार चढ़ाव की वजह से उनका मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है, वरना वह तो हमेशा से ही बहुत नेक दिल और ख्याल रखने वाले इंसान थे। दरअसल सोनिया असलम और अजमल की खालाजाद बहन थी, इसलिए वह मुझसे पहले से असलम को जानती थी और अब भी असलम की ही तरफदारी कर रही थी। उसकी बात पर मैं बस सर हिला कर रह गई। ऐसे ही दिन गुजर गया और शाम को वह शॉपिंग पर चली गई थी। रात गए वे दोनों मियाँ बीवी वापस लौटे तो सोनिया थकन से निढाल थी। वे कमरे में चली गई और अजमल मेरे पास आ गया। भाभी एक कप कॉफ़ी बना देंगी? सोनिया बहुत थकी हुई है, मैं उसे तंग नहीं करना चाहता। मैंने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद कॉफ़ी बनाकर जब देने के लिए उनके कमरे में गई तो अचानक ही मैं हैरान रह गई। अजमल सोनिया के पाँव दबा रहा था और उसके पैरों की उंगलियाँ सहलाते हुए कह रहा था कि मेरी जान, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाया है ना, मैं क्या करूँ, मैं हर अच्छी से अच्छी चीज़ तुम्हें दिलाना चाहता हूँ, बस इसलिए परेशान करता हूँ। और भी कुछ कह रहा था लेकिन मुझे तो जैसे सुनाई देना बंद हो गया था। बीवी से ऐसी बहलाना मोहब्बत मैंने आज तक किसी मर्द को करते नहीं देखी थी। उसका सोनिया के पाँव दबाना तो जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा डाल गया था। मेरा शौहर अगर मेरा हाथ भी पकड़ लेता तो मैं खुशी से झूम जाती हूँ। कदमों में बैठकर पाँव दबाना और थकन का एहसास करना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने गला खंखराया तो अजमल मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। फिर मैंने कॉफ़ी एक तरफ रख दी और पूछा, कुछ और तो नहीं चाहिए? उसने इनकार में सर हिलाया, फिर एक शॉपिंग बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी। मैंने हैरत से देखा और पूछा, ये क्या है? तो कहने लगा,
आप तो शॉपिंग पर जाती नहीं ना, भाई को आपका ख्याल है, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। सोनिया को भी ये साड़ी बहुत पसंद आई थी आपके लिए। सोनिया भी सर हिलाने लगी और मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करती शर्मिंदगी से कमरे में वापस लौट आई। कमरे में आते ही मैंने साड़ी पूरी खोल कर देखी तो मेरा दिल मचल गया। बहुत ही खूबसूरत और हसीन साड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना लिबास एक तरफ डाला और साड़ी लपेटना शुरू कर दी। वह ब्लैक कलर की जालीदार साड़ी थी जिसे पहनकर मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ, अलबत्ता उसका ब्लाउज ना सिर्फ थोड़ा छोटा था बल्कि फिटिंग में भी बहुत टाइट था। ये शायद मेरा ही जिस्म भर गया था, इसलिए मुझे बहुत टाइट हो रहा था। मैंने मगर फिर भी उसे जैसे तैसे पहन लिया और आईने के आगे गोल गोल घूमने लगी। इतने में मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा तो मुझे लगा कि असलम आए होंगे। मैंने भी बेख्तियार बालों की पोनी खींची और बाल खोलकर शानों पर बिखरा लिए। खुद पर एक आखिरी नज़र डाली और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने अजमल खड़ा था। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई। उसकी निगाहें मुझ पर ठहर गई। वह सर से पाँव तक मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, भाभी आप पर तो ये बहुत ही जच रही है। उसकी निगाहें पूरी तरह मेरा जायज़ा ले रही थी और मैं शर्मिंदा से थोड़ा पीछे हो गई थी। फिर उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, भाभी ये शॉप का कार्ड है। मैं यही बताने आया था कि अगर आपको फिटिंग वगैरह में कोई इशू हो तो आप साइज़ चेंज करवा सकती हैं। रेडीमेड ब्लाउज़ था इसलिए जो साइज़ मुझे समझ आया मैंने ले लिया। अब मेरी बीवी तो दुबली पतली है ना, इसलिए मुझे आपके साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका। वह मुस्कुराते हुए मुझ पर आखिरी निगाह डालकर जा चुका था और मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करते गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। ब्लाउज़ काफ़ी छोटा था और मैं आज से पहले कभी अजमल के सामने इस हुलिये में नहीं गई थी। मैंने जल्दी से साड़ी तब्दील करके एक तरफ रख दी। रात भी असलम देर से आए और मैंने उनके साथ फिर कोई झगड़ा नहीं किया। वे बताने लगे कि उन्हें 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। वे कुछ सामान की ख़रीद फ़रोख्त के सिलसिले में 2 दिन के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। पहले ही वे मुझसे पास रहकर दूर थे और अब 2 दिन के लिए जाने की बात कर रहे थे। मैंने झगड़ा करने की बजाय उनका सामान बांधा और वे मुझे ख्याल रखने की ताकीद करते हुए कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा गए। उनके जाने के बाद मैं और भी अकेला महसूस कर रही थी। फिर उसी दिन दोपहर को सोनिया का अजमल से झगड़ा होने लगा। सोनिया की वालिदा यानी अजमल और असलम की खाला बहुत बीमार थी और वह सोनिया को अपने पास कुछ दिन के लिए बुला रही थी। सोनिया यही बात अजमल से कह रही थी कि वह 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन अजमल तो उसके बगैर रहने को तैयार ही नहीं था। वह कह रहा था कि या तो तुम नहीं जाओगी या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सोनिया का कहना था वहाँ कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, वह अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में रुकेंगी। अजमल को कैसे अपने साथ रखें। उन दोनों का झगड़ा सुनकर मैं फ़ौरन ही वहाँ चली गई। तुम दोनों आपस में ना झगड़ो और अजमल 2-4 दिन की ही तो बात है। खाला वाकई बहुत बीमार हैं। तुम सोनिया को छोड़ाओ, मैं हूँ यहाँ, सब चीज़ों का ख्याल कर लूँगी। अजमल ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, भाभी देख ले, घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी असलम भी गए हुए हैं, यह भी चली जाएगी। तुम भी सुबह से रात तक दुकान पर होते हो, घर में काम ही क्या बचेगा। तुम परेशान ना हो और उसे छोड़ आओ। शादी को साल होने वाला है, अब तक यह बेचारी अपने मायके रहने नहीं गई है। मैंने सोनिया की तरफदारी की तो वे खुश हो गई और फिर मेरे बहुत कहने पर अजमल उसे छोड़ने के लिए चला गया। मैं सारा दिन घर के काम काज करती रही। रात हुई तो अजमल वापस लौटा, मगर कहने लगा, मैं खाना खाकर आया हूँ। वह अपने कमरे में चला गया। मैं भी किचन समेट कर कमरे में आई तो मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा। मेरा शौहर मुझसे बहुत दूर था। कितने दिन हो गए थे हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं बन सका था। मैंने खुद को आईने में देखा तो अपनी खूबसूरती पर मुझे खुद ही प्यार आने लगा। बेख्तियार मैंने वही साड़ी निकाली और पहन ली। मैं साड़ी पहनते ही पूरी तरह खिल गई थी। फिर ना जाने क्या ख्याल आया कि मैंने अजमल के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से नॉक किया और अंदर दाखिल हो गई। अजमल बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही उठ बैठा। उसकी नज़रें मेरे वजूद के आर पार होने लगी। मैंने आहिस्ता से अपना पल्लू एक साइड किया और कहा, अजमल मुझे ये ब्लाउज़ बहुत टाइट लग रहा है, तुम देखो अगर ये चेंज हो सकता है तो प्लीज़ चेंज करा दो। उस दिन मैंने पहना था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज मैंने दोबारा ट्राई किया तो मुझे लग रहा है कि ये चेंज होना चाहिए। मैंने जानबूझकर एक तरफ से गोल घूमकर अजमल को अपना आप दिखाया था। वे उठकर नज़दीक आया और गौर से मेरा जायज़ा लेने लगा। फिर कहने लगा, नहीं ये फ़िटिंग बिल्कुल ठीक है, कम से कम कपड़ों में इतनी फ़िटिंग तो होनी चाहिए। मैं सोनिया को भी यही कहता हूँ कि आप जैसी हो जाए, लेकिन पता नहीं ढंग से खाना भी नहीं खाती है। अच्छे बड़े से बड़े होटल में भी ले जाऊँ तो भी 2 निवालों के बाद उसका बस हो जाता है। हर वक्त बस उस अपने मायके जाने का भूत सवार रहता है। एक आप भी तो हैं,
आपने कभी मायके जाने की बात नहीं की। अजमल की बात पर मैं धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगा, भाभी मैं जानता हूँ कि भाई आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा तन्हा और परेशान हैं। अगर आप चाहें तो कुछ वक्त मेरे साथ गुजार सकती हैं। अजमल की बात का मतलब समझते हुए मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं जानती थी कि गलत है, गुनाह है, लेकिन दिल अजीब ही बेचैनी से भरा हुआ था। बेख्तियार अजमल ने मुझे गले से लगाया, फिर कहने लगा कि आप ये खा लें, इसके बाद मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैंने नासमझी से वह एक कैप्सूल देखा तो उसने मेरी तरफ बढ़ाया था और फिर मैंने वह कैप्सूल खा लिया। उससे खाने के बाद मुझे जैसे कुछ होश न रहा, हर चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आने लगी। बस याद था तो इतना कि जैसे कुछ गलत हुआ है। अगली सुबह मुझे होश आया तो मेरा देवर एक तरफ बैठा सिगरेट सुलगा रहा था और मैं बेलिबास बिस्तर पर पड़ी थी। मैं उठकर बैठी और चीखने लगी, क्या किया है तुमने मेरे साथ? क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वह मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था या फिर जो मैं सोनिया के साथ करता हूँ। वह जुनामी लहजे में कहता हुआ मेरे करीब आया तो मेरी जान निकल गई और फिर उसने एक वीडियो चला दी जिसमें उसने मेरे बेलिबास वजूद की पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। कहने लगा कि अब ये वीडियो बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त होगी। सोनिया पुरानी हो चुकी है, अब उसकी वीडियोस ज़्यादा अच्छे दामों पर फ़रोख्त नहीं होती, लोग उसे देखने के आदी हो चुके हैं। मैंने दूसरे मर्दों के साथ भी उसकी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन वह भी इतना नहीं चलती। मगर पता है इस वीडियो की कीमत बहुत ज़्यादा लगी है। अगर आप राज़ी हो तो जब तक भाई नहीं आते मैं अपने दोस्त को बुलवा लेता हूँ, आप दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, देखना कितना पैसा आएगा। आप पैसे के लिए तड़प रही हैं, मैं जानती हूँ। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आपके शौहर को भी कारोबार की फ़िक्र नहीं होगी, आप भी लग्जरी लाइफ गुजारेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कैमरे के आगे थोड़ा बहुत खुद को एक्सपोज करना है या फिर किसी आदमी की बाहों में लेट जाना है। ये कहते हुए वह ज़ोर से हंसा था। फिर मुझे उसके घिनौने काम की समझ आ गई थी। मैं एकदम ही रोने लगी थी। अजमल कि तुमने क्या कर दिया और सोनिया उसके साथ तुमने ये हरकत की है, मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वह कहने लगा, बस इतनी पहाड़सा ना बने कर रात आप खुद चलकर मेरे कमरे में आई थी, यही तो चाहती थी आपकी माँ के अंदर की आग बुझ जाए। तो मैंने क्या गलत किया? अगर आप कहेंगी तो मैं अपने दोस्त इलियास को बुलवा लूँगा, सोनिया के साथ भी वीडियोस बनाता रहा है, आपके साथ भी बना लेगा। मैंने फ़ौरन इनकार किया, अपने आप को चादर में लपेटते अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वह मेरे पीछे आया और कहने लगा, ख़बरदार जो भाई के सामने कोई बात कही, वरना वह खुद आपको तलाक दे देंगे। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो अपना मुँह बंद रखें। उसने जैसे मुझे धमकी दी थी और मैं जान गई थी कि वह क्या कुछ कर सकता है। मैंने उससे कहा था कि चले जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरे आगे मत आना। मुझे एहसास हो गया था कि गलती उसकी नहीं मेरी भी थी। मैं खुद ही तो उसके कमरे में गई थी। सारा दिन मैं रोती तड़पती रही थी। अगली रात भी मैं कमरे में बंद रही थी। वह दोबारा मेरे पास नहीं आया था, शायद मैंने उसे खुद ही मौका दिया था। अगले दिन मेरा शौहर वापस आया तो मुझे देखते ही गले से लग गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। असलम का यह रूप देखकर मैं हैरान हुई। फिर मैं मेरे पास आकर बैठा, मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, 2 दिन तुमसे दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तो वह छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी तुम पर ही डिपेंड करता हूँ। पता है मैं वहाँ तुम्हें हर लम्हा याद करता रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस डील के लिए गया था वह भी फाइनल हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। मैं अपने शौहर के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वह और भी बहुत कुछ कह रहा था, बता रहा था वह मुझसे मोहब्बत करता है, बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर शायद वे इस मोहब्बत को जता नहीं सका। मगर अब जब वह रिलैक्स था तो टूट कर मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था, लेकिन अब शायद मैं उसके काबिल नहीं थी। मैं उसे कैसे बताती कि उसके पीछे मैंने अपनी इज्जत को खुद ही रोन दिया था। मजबूरन मैं खामोश हो गई। 2 दिन बाद सोनिया अपने मायके से वापस आ गई। वापस आने के बाद दोनों मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा हो गया। मैं और मेरे शौहर भाग कर गए तो हम हैरान रह गए क्योंकि सोनिया अपने शौहर से तलाक मांग रही थी। असलम को तो वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैं जान गई थी कि वह अपनी मायके से हिम्मत लेकर वापस लौटी है, जबकि अजमल उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने कह दिया था कि वह खुला ले लेगी और फिर वह चली गई थी हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद अजमल किसी काम से घर से बाहर निकला था और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। वह माजूर बिस्तर पर पड़ गया था। उसके एक्सीडेंट की खबर पर सोनिया वापस आ गई थी। वह मेरे आगे बैठकर रो रही थी। मैंने उसे गले से लगाया तो वह आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि वह अजमल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अजमल एक कामचोर किस्म का मर्द था जो कम काम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था और उसके लिए उसने अपने दोस्तों के कहने में आकर सोनिया को इस्तेमाल किया। वह भी उसकी मोहब्बत और पैसों के लालच में शुरू में बहक गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये गलत है, गुनाह है, इसलिए वह अपने घर जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से जब उसे घर जाने का मौका मिला तो उसे अपनी माँ
को सब कुछ बता दिया। उसके घर वाले चाहते थे कि वे दोनों अब अलग हो जाए और इसलिए सोनिया तलाक का मुतालबा कर रही थी। सोनिया की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। वे बेचारी मोहब्बत के हाथों पूरी तरह लुट चुकी थी और कुछ लालच में, और कुछ मेरा हाल भी ऐसा ही था। फिर काफ़ी दिन तक अजमल का इलाज चलता रहा और एक दिन वह हुआ जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक डॉक्टर ने बताया कि अजमल का सांस उखड़ गया है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है और फिर वह खामोशी से इस दुनिया से चला गया। सोनिया बेवा होकर अपने घर लौट गए। मेरे और असलम की खामोश ज़िंदगी में औलाद की खुशी बहार बनकर आई। लेकिन आज भी मैं असलम के आगे बहुत छोटी हूँ। कभी कभी नज़रें चुराने पर मजबूर हो जाती हूँ, तो कभी दिल चाहता है कि खुद ही अपनी जान ले लूँ। मैंने एक रात खुद पर काबू ना पाकर अपनी सारी ज़िंदगी को अजाब बना लिया। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जज्बात को काबू में रखना सीखें, अपने शौहर की मजबूरियों को समझें। अगर वह ज़ुबानी आपसे मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पाता तो उसका मतलब ये नहीं कि वह आपसे मोहब्बत नहीं करता। अपने रिश्ते को वक्त दे, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़े। आप असलम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है, उसका कारोबार चमक उठा है, हमारे घर में बेटी की खुशी भी आ गई है। लेकिन मैं आज भी खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे घिन आती है। धन्यवाद दोस्तों।